सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बलवान सिंह है। बेसिकली मैं टीचर हूं और आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं, मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है। आपसे पहले भी रूबरू होने का मौका मिला है, तो काफी अच्छा लगा आपकी टीम के साथ में बात करके, बहुत शानदार लगा सर। और आज का जो टॉपिक है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है। और मैं गारंटी लेता हूँ सर, आपको जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो इस टॉपिक को अगर गौरपूर्वक सुनेंगे तो आपको अपनी बिजनेस के अंदर आज प्रत्येक की लाइफ के अंदर 90 डिग्री के का चेंजिंग आने वाला है बिजनेस के अंदर सबके। तो पहले हम सब जो टॉपिक उस पर जिक्र करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम क्या है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके चाहता हूं कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आरसीएम बिजनेस में, ये भी हम जानेंगे। आरसीएम बिजनेस में हर व्यक्ति, हमारे साथ में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई सपना है कि वो इस आरसीएम बिजनेस में क्यों आया है। और आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में आप जाना कहाँ चाहते हैं, इस बिजनेस में कहाँ जाना चाहते हैं आने के बाद में? क्या आपके मन में वो बात है कि हम आरसीएम बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस में माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमारा एक सपना है? दूसरा ये है सर, आप अगर आपने काम करने का तरीका आपका सही है तो निश्चित रूप से आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर आपने सोचा है। इससे पहले मैं चाहूंगा सर 1800, मैं अब पॉइंट पे आता हूं डायरेक्ट सर। 1886 में एवन नामक एक कंपनी का निर्माण हुआ था। मैं शॉर्ट में रखूंगा इसको। एवन नामक कंपनी का निर्माण हुआ था 1886 में। पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार अमेरिका के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ। और पहली बार जब डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ तो एवन के पास में ब्यूटी प्रोडक्ट ज्यादा थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आ गया न्यूट्रीलाइट के माध्यम से, और फिर उसके बाद में एमवे के रूप में तब्दील हो गया। शॉर्ट में रखा है, वरना मेरे पास में इसका टोटली प्रूफ है ये कैसे बना, किस प्रकार से बना। तो 1994 करीबन न्यूट्रीलाइट के साथ में इनका समझौता हो गया और उन्होंने, एमवे ने न्यूट्रीलाइट को अपने साथ में लेकर, जैसे न्यूट्री चार्ज को लेकर के आरसीएम ने काम करना स्टार्ट कर दिया, उसी प्रकार का न्यूट्रीलाइट को लेकर के एमवे ने काम करना स्टार्ट 1959 के अंदर। तो पहली बार जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है 1959 के अंदर अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई एमवे कंपनी के माध्यम से। और 1900 जब 59 में एमवे का उदय हुआ तो उसके दौरान एमवे को भी 3 साल के लिए अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया था। जिस प्रकार से 1 साल के लिए आरसीएम को इंडिया के अंदर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था, तो उसी प्रकार से एमवे को भी 3 साल के लिए कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था। तो 3 साल के बाद में एमवे को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ और डायरेक्ट सेलिंग का वहां पर उदय हुआ। अमेरिका को, एमवे को काफी बड़ी फाइट करनी पड़ी थी अमेरिका के अंदर 3 साल के लिए लगातार। और 1995 के करीबन ये इंडिया में आया। 3 प्रकार के देश होते हैं सर, विकसित, विकासशील और पिछड़े हुए देश। कोई भी चीज 50-60 साल पहले जब विकसित देशों में बढ़ती है तो उसके ठीक 50-60 साल बाद वो विकासशील देशों में जाती है, और उसके ठीक 50-60 साल बाद वो विकसित देशों में कोई चीज बनेगी, उसके 50-60 साल बाद वो विकासशील देशों में जाएगी, और उसके बाद वो पिछड़े हुए देशों में जाएगी। तो 1959 में जब डायरेक्ट सेलिंग का उदय अमेरिका के अंदर हुआ, तो 1995-96 के दौरान, वैसे तो 5 मई 1998 को अमेरिका, इंडिया के अंदर एमवे आया था, तो 95 और 98 के बीच के दौरान डायरेक्ट सेलिंग भारत में आया, एमवे कंपनी के माध्यम से आया। लेकिन इस कंपनी के जितनी तेजी के साथ में, जिस तेजी के साथ में ये बिजनेस बढ़ा भारत में, जिस तेजी के साथ में ये बिजनेस बढ़ा, उसी तेजी के साथ में ये धीरे धीरे समाप्त भी हो गया। उसका रीजन यह था कि आम आदमी का प्रोडक्ट इसमें नहीं था, आम आदमी की जरूरत का प्रोडक्ट नहीं था। अब आपने एक विज्ञापन देखा होगा, टीवी के ऊपर एक विज्ञापन आता है जिसमें एक बंदा कार खरीदने के लिए जाता है, और कार खरीदने के लिए जब वो जाता है तो वो पूछता है, वो सारा रेट बताता है, इसके अंदर ये फीचर है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है, सब कुछ बताता है। और अंत में जाके वो भारत वाला बोलता है कि भाई ये माइलेज कितनी देती है, और वो बेचारे का छोटा सा मुंह हो जाता है। उसी प्रकार से जब एमवे भारत में आया तो बहुत तेजी के साथ लोगों ने, आम आदमी ने भी इसको ज्वाइन किया, पता था नहीं। जब आम आदमी ने इसको ज्वाइन किया तो सभी उसके बाद में देखा कि ये तो 100 रुपए की पेस्ट है, 55 रुपए की साबुन है, तो आम आदमी ने उसी तेजी के साथ में इसको छोड़ दिया। अब जब इस तेजी के साथ में इसको छोड़ा तो सिंपल सी बात है, 1995 से 98 के बीच में जब यहाँ पर आया डायरेक्ट सेलिंग, तो साथ ही आपको पता है कि भारत एक टिकटबाज देश, लगा लीजिए, डुप्लीकेसी का, कोई भी चीज बनती है उससे पहले उसका सवाल जवाब पहले आ जाता है। तो भारत में जब डायरेक्ट सेलिंग आया तो भारत के आदमियों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि अब इसका सही मायने में उपयोग कहां पर किया जाए। तो बहुत सारी चिट फंड कंपनियां, पोंजी स्कीमें चली। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, 2000 में
2016 के अंदर 2000 का नोट आया, मेरी बात को गौर से सुना सर। 2016 में 2000 का नोट आया, तो 2000 का नोट आया तो साथ साथ में डुप्लीकेट नकली नोट भी आया। उसी प्रकार से जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2000 रुपए का नकली नोट किसी व्यक्ति को मिल जाए तो क्या वो दोबारा से और उसको चले ना, और आपको वापस 2000 की चपत लग जाए, आपके जेब से 2000 रुपए लग जाए, तो क्या आप 2000 का दोबारा लेना पसंद करोगे सर? नहीं, आप क्या बोलोगे, मुझे तो 100 खुले दे दो, मैं 2000 का नहीं लूंगा। इसी प्रकार से जब 1995-98 में जब एमवे भारत में आई तो बहुत सारी मनी सर्कुलर कंपनियां, कोई 1 लाख रुपए का डबल करने का काम कर रही थी, कोई 2 लाख का 3 बढ़ाने का कर रही थी, किसी में 5000 में, किसी में 10,000 में, किसी में 15,000 में, किसी में 20,000 में, किसी में 25,000 में। बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया ऐसी स्कीमों के अंदर। और जब ऐसी स्कीमों की इन्वेस्टमेंट किया तो कोई फ्रीज बेच रहा था, कोई वॉशिंग मशीन बेच रहा था, कोई इंश्योरेंस ही बेच रहा था। एक ब्राइट फ्यूचर के नाम से कंपनी आई थी जो इंश्योरेंस ही बेच रही थी, कोई जापा लाइफ के नाम से आई, कोई फ्यूचर मेकर के नाम से आई। इनके नाम इतने सुनहरे थे, केबल कंपनियां थी, और लोगों ने उन केबल कंपनियों को सुनहरे सपने दिखाए, इन्होंने स्टेज पर चढ़ के किलकारियां मारते थे। कोई डीटीएन के नाम से आई, कोई किसी नाम से आई, बड़े बड़े उन्होंने सपने दिखाए, और बड़े बड़े सपने दिखा करके लोगों ने बड़ी संख्या में एकदम करोड़पति बनने के चक्कर में इन कंपनियों पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया। और जब इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद में सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो मार्केट से गायब हो गई। शारदा घोटाला सुना होगा आपने, वेस्ट बंगाल का, जिसके अंदर ममता बनर्जी भी है, हमारे फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी फंसे हुए हैं। इस प्रकार की चिट फंड या पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम का मतलब, पोंजी एक व्यक्ति था अमेरिका के अंदर जो इस प्रकार के कूपन बेचने का काम करता था, उसके नाम पर ये पोंजी स्कीमों का नाम पड़ा था। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां पोंजी स्कीम में मार्केट में चली, और इन पोंजी स्कीमों ने क्या किया सर, पूरा पूरा सिस्टम को बिगाड़ कर रख दिया। और जब पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया तो ओरिजिनल जो डायरेक्ट सेलिंग का, मैं उदाहरण देता हूँ, एक एकड़ जमीन है, उस जमीन के अंदर फसल कम हो, खरपतवार अगर ज्यादा है, 70% तक अगर खरपतवार है और 30% अगर फसल है, तो 70% जो खरपतवार है वो 30% फसल को क्या कर लेगी, ढक लेगी। इसी प्रकार से जो ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी, इन पोंजी स्कीमों ने उन कंपनियों को बदनाम कर दिया। अब किसी व्यक्ति के पास में अगर आप जाते थे तो व्यक्ति बोलता था, अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेंबर बनाने वाली है, वो चिट वो बैग लेने वाली। इस प्रकार के लोगों ने बहुत सारी चीजों के अंदर काम करना, बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है सर, जब इंडिया के अंदर इसका आगमन हुआ तो जितने भी मोबाइल हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, वो सारी की सारी कंपनियां ट्राई के अंडर में काम करती हैं, दूरसंचार विभाग के अंडर में। जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे बैंक वो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनना सर। जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं वो ट्राई के, टाटा है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, ये जितनी भी कंपनियां हैं सारी की सारी ट्राई के अंडर में काम करती है। जैसे जियो ने 1 साल के लिए फ्री दिया, तो उस स्कीम को बंद करने का काम किसने किया था सर? ट्राई ने किया था सर। और अभी भी एक स्कीम लॉन्च की थी जियो, एयरटेल ने एक स्कीम को बंद करके दूसरी को स्टार्ट किया था, प्लान को, तो जियो ने इसको ऊपर ऑब्जेक्शन उठा करके ट्राई को बंद करवा दिया। जितने भी बैंक हैं, सारे के सारे बैंक आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। आपका बैंक खाता चाहे एसबीआई में हो, चाहे आपका खाता पीएनबी में हो, चाहे आपका खाता जम्मू कश्मीर बैंक में हो, कौन से में भी आपका खाता हो, लेकर अकाउंट हो, तो आपका कभी जब पैसा निकलवाते हैं उसके ऊपर कभी लिखा थोड़ी आता है कि अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक। नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा आता है? उसके ऊपर लिखा आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक। जितने भी बैंक है सारे के सारे रिजर्व बैंक के अंडर में काम करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी कंपनियां, मोबाइल कंपनी ट्राई के अंडर में काम करती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां आईआरडी के अंडर में काम करती हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण, उसके अंडर में काम करती हैं। चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो बजाज आलियांज हो, चाहे वो महिंद्रा कोटक हो, कोई भी कंपनी हो, वो आईआरडी के अंदर में काम करती है। और आईआरडी की स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में 2000 के अंदर इंश्योरेंस के सेक्टर में भारत का एक बहुत बड़ा बूम होने वाला था। तो इसलिए यह लागू किया गया था ताकि कोई भी कंपनी पैसा लेकर के भागे ना, इसलिए हर एक कंपनी को 500 करोड़ रुपए सुरक्षा के रूप में सरकार को जमा करवाना पड़ता था, कोई भी कंपनी है। और 500 करोड़ रुपए इसलिए जमा करवाया जाता था ताकि वो कोई भी कंपनी भागे तो वो पैसा, जो ग्राहक का पैसा, वो उसको वापस किया जाए। एक आपने नाम सुना होगा पर्ल का। पर्ल कंपनी क्या थी सर? वो आईआरडी का अधीन नहीं थी, इसलिए वो मार्केट से गायब होगी। मार्केट से गायब होगी तो लोगों का पैसा डूब गया। तो ये जो कंपनी है, ये जितनी भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली, सारी की सारी आईआरडी के तहत काम करती हैं। टीवी के ऊपर विज्ञापन में भी आता है कि आप आईआरडी के अधीन काम करने वाली कंपनियों के अंदर में काम करें, और ये जितनी पॉलिसियां हैं वो आईआरडी के अधीन, इस प्रकार का कुछ लिखा आता है। जितने भी स्कूल हैं,
वो या तो राज्य स्तरीय बोर्ड के अंडर में करते हैं, या फिर वो केंद्र शासित सीबीएसई के अंडर में काम करते हैं। उसी प्रकार से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वो सारी की सारी फिक्की के अंडर में काम करती है। फिक्की एक फेडरेशन है जिसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी ने और जीडी बिरला ने की थी। गौतम दास बिरला ने और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी भारत में औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाता हूं। 1872 के अंदर अमेरिका के अंदर 1872 में इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आ गई थी पहली बार। मशीनी युग का आगमन हो गया था, और मशीन युग का जब आगमन हो गया था तो वो जो भी उपनिवेश थे, जो भी देश अमेरिका के इंग्लैंड के अधीन थे, वो सारे के सारे देशों के अंदर औद्योगिकरण को बढ़ाना चाहते थे। यही औद्योगिकरण वो भारत में बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक फेडरेशन बनाई ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके, और भारत का ज्यादा से ज्यादा 70% हिस्सा जो है ना, वो भारत के लोगों को रोजगार के रूप में प्राप्त हो सके। तो जीडी बिरला और महात्मा गांधी 1927 में, या देश की आजादी से पहले ही फिक्की की स्थापना हो गई थी। आज जितने भी औद्योगिक लोग हैं, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, अंबानी, अडानी, मित्तल, बांगड़, जितने भी भारत के टॉप लेवल के जितने भी औद्योगिक लोग हैं, सबको बिजनेस करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए फिक्की की मान्यता लेनी पड़ती है। और फिक्की के अंडर में 72 प्रकार के काम आते हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो भी फिक्की के अंडर में काम आता है। कोई भी बैंक की शिकायत किसके पास पहुंचती है? आरबीआई के पास पहुंचती है। मोबाइल कंपनियों की शिकायत किसके पास पहुंचती है? ट्राई के पास में पहुंचती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की शिकायत किसके पास पहुंचती है? आईआरडी के अंडर के पास पहुंचती है। अब स्कूलों में कौन सा स्कूल मान्यता प्राप्त है, कौन सा स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी सूचना सिर्फ किसको बोलते हैं? बीओ या डीओ को पहुंचती है। इसी प्रकार से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी, उन डायरेक्ट सेलिंग 2011 में आरसीएम के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की। जब सरकार ने कार्रवाई की तो उसके बाद इन्होंने एक फेडरेशन बनाया, आई में एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस एफडीएसए ने डायरेक्ट बातचीत किया किससे? फिक्की से। फिक्की के अधीक्षक से बातचीत किया, तो फिक्की ने डायरेक्ट बातचीत की भारत सरकार से। तो भारत सरकार ने 10 सितंबर 2016 को कानून बनाया। और लेकिन कानून बनाने से पहले उन्होंने, जैसे 3 साल के लिए अमेरिका के अंदर एमवे बंद हुई थी, तो एमवे का एक फेडरेशन बनाया गया था, डब्ल्यूडीएसए, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये तो पहले बाद में बनाया गया था वर्ल्ड, क्योंकि जब ये विदेशों में जाने लगी तो तब इसकी स्थापना की गई थी विश्व वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। बहुत सारे एसोसिएशन है भारत में, आईडीएस है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, और डीएसडीडब्ल्यू डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये सब की स्थापना 2011 में, जब आरसीएम के ऊपर आरोप लगा कि चिट फंड कंपनी है, ये पोंजी स्कीम है, हालांकि राजनीति का शिकार हो गई थी उस वक्त, तो इन स्थापना हुई। फिक्की ने इसकी बहुत बड़ा लेवल, फिक्की का बहुत बड़ा हाथ था। और फिक्की ने जब भारत सरकार से बातचीत किया तो एक प्रतिनिधि बना। भारत में जो कोई भी कानून है वो इस प्रकार से नहीं बना। जब 2011 में कार्रवाई हुई तो एक कमेटी बनाएगी भारत में एफडीएससी के माध्यम से। एफडीएससी के माध्यम से जब ये बनाई गई कमेटी, तो उस कमेटी ने सबसे पहले वित्त मंत्रालय से पूछा कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है ये किसके अंडर में आता है। वित्त मंत्रालय ने भी उसको मना कर दिया कि हमारे अंडर में नहीं आता। बहुत सारे विभागों को लेटर डाला गया, बहुत सारे डाला गया, तो पता चला कि ये किसी के अंडर में नहीं आता। अंत में जाके पीएमओ ऑफिस में डाला गया, प्रधानमंत्री ऑफिस में जब ये लेटर डाला गया तो पीएमओ ऑफिस ने कहा कि हम आपके साथ में बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। तो पीएम ऑफिस में उसको बुलाया गया। प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से कुछ बड़े अधिकारी बैठे, कुछ हमारी प्रतिनिधि थे, जिसमें सुरेंद्र जी थे, विजय वरोदिया जी थे, और कुछ दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठे। जब उसने प्रतिनिधि बैठे तो उसने कहा कि जी आप ये बताइए आपका प्लान क्या है। तो उसमें बताया गया कि सर हम वर्ल्ड इसको इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को लागू क्यों करें, इसके लॉस ऑफ प्रॉफिट बताइए। तो उन्होंने बताया कि सर जब आपको पहला तो ये है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट है जब हम डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि मार्केट रेट से सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर आम आदमी को मार्केट रेट से ज्यादा महंगा प्रोडक्ट पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कि सर जो भी आज हम सामान लेते हैं बिचौलियों के माध्यम से, उसमें हमारा टैक्स अरबों खरबों रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स के ऊपर बात आती है सर, आपने एक नायक फिल्म देखी होगी, एक दिन का सीएम, अनिल कपूर। तो उसमें अनिल कपूर बोलता है परेश रावल को कि सर आप अब जब मुंबई वासियों को बोलो कि आज जो भी आदमी सामान ले वो पक्का बिल जरूर ले, पक्का बिल जरूर ले। तो एक जब वो सारे लोग एक दिन पक्का बिल लेते हैं तो शाम के समय परेश रावल जब काउंटिंग करता है तो करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में जमा हो चुका होता है।
आज हम कोई भी सामान लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि प्रत्येक टैक्स अदा होने के बाद में हमारे को वो सामान मिला। लेकिन सोचे क्या वो टैक्स सामान अदा किया? नहीं, अदा तब होता जब हमारे पास में पक्का बिल था। ये बात जब मंत्रालय प्रधानमंत्री मंत्रालय को सौंपी गई तो उसके बाद में एक मंत्रिमंडल ये बोला कि आपका जो ये विभाग है ये फेडरेशन ऑफ ये जो खाद्य विभाग उसके अंतर्गत आता है। तो उसके बाद में फिर उन खाद्य विभाग के रामविलास पासवान जी से मिला गया, रामविलास पासवान जी के पास में रखा गया कि सर टैक्स की चोरी बचेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। आज लोग मरमर्जी का प्रोडक्ट लेते हैं, हमें अलोले पौने दाम में थोपा जाता है, एक रेट मिलेगा। तो जब ये सारे प्रॉफिट बताए गए तो सरकार ने फिर मंत्रणा करके और एक कमेटी बनाई गई सर पीएम ऑफिस के द्वारा, पीएम ऑफिस के द्वारा कमेटी बनाई गई। तो उसके बाद में राज्यों को लेटर लिखा गया कि आप अपने अपने लेवल के ऊपर इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। राजस्थान सरकार ने तो 2012 में कानून बना दिया था, केरल सरकार ने उससे पहले कानून बना दिया था, तो उसके 2013 में फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे इंडिया के अंदर 10 सितंबर 2016 को इंडिया के अंदर ये तय हो गया कि कौन सी कंपनियां इंडिया के अंदर काम करेंगी। अब ये गाइडलाइन बनाई गई सरकार की तरफ से कि जो वे कंपनियां इस सेक्टर में काम करेंगे जिस कंपनी के पास में एफएमसीजी प्रोडक्ट खुद का होगा और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 62% होगी, और जिस कंपनी के पास में सबसे ज्यादा घरेलू प्रोडक्ट होंगे वही, जिसके पास में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होंगे वही, और जिसकी प्लान सिंपल होगी, जिसके अंदर कोई भी लालच नहीं दिया गया होगा, जिसके अंदर प्रोडक्ट की लागत के हिसाब से पैसा बांटा जाएगा, वो कंपनियां देंगी। और खास आपने देखा होगा मार्केट में आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं और जिसके अंदर देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बोलती है हम तो हाउस फंड, हम तो रिफंड, फलाना फंड, कार फंड वो देते हैं। ऐसी कोई भी स्कीमें सरकार की गाइडलाइन में शामिल नहीं है। ये कंपनियां जब ओरिजिनल कानून बन के भारत में आएगा, अभी आपको बता देता हूँ खुशी की बात यह है 3 दिन पहले भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण बिल जो लागू किया गया था 2019, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को भी लागू कर दिया गया है। अब उपभोक्ता संरक्षण बिल में भी हम आ गए हैं। अब पूर्ण रूप से जो डायरेक्ट सेलिंग का है एक शुद्ध रूप आपके सामने आएगा। दूसरी खुशी की बात तब ये कानून बना, कानून बनने के बाद में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आज भी काम करती हैं सर। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हम जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं वो सबसे दुनिया का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब आप बोल रहे हो यार आप तो आरसीएम करते हो इसलिए बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा सर, तथ्य बोलते हैं। मैं तथ्यों के आधार पे हमेशा बात करता हूँ। क्यों बातचीत करता हूँ? क्योंकि हमारा जो सेक्रेटरी था हेम कुमार पांडे, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में जब उसको हेम कुमार पांडे बना गया और मोहम्मद जाकिर हुसैन जी जो डायरेक्टर थे उस वक्त, और वो बाकायदा चैट विद सुरेंद्र वक्त तो प्रोग्राम आया है उसके अंदर भी वो बाकायदा आए हैं। तो उन्होंने भी 2019 में जो कंज्यूमर एक्ट प्रोग्राम बना तो अभी वो उसका उपभोक्ता संरक्षण जो बिल है उसको लागू कर दिया गया है जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को भी रखा गया है। तो उन्होंने हेम कुमार पांडे जी ने और दूसरा था मोहन जाकिर हुसैन जी, उन्होंने खुद ये कहा है कि मोहन जाकिर हुसैन ने कि सर हम इस प्रकार की कोई भी कंपनी जो 60%, 65%, 70% तक बांटती है, सारी की सारी कंपनियां चिट फंड कंपनियां हैं, इनको भी इस दायरे में लाना पड़ेगा। इसलिए एमवे को 2 बार अपना प्लान चेंज करना पड़ चुका है, आईएमसी को 1 बार अपना प्लान चेंज करना शुरू करा, वेस्टीज ने तीसरी बार अब 28 जून को तीसरी बार अपना प्लान चेंज किया है। वेस्टीज जहां वही राइस ब्राइन ऑयल जहां एपे ऑर्गेनिक से हम लेते हैं वही राइस ब्राइन ऑयल वो 260 रुपए में लोगों को देना काम करती थी, आज वो शायद 160-170 रुपए में देने का काम कर रही है। और लेकिन हम लकी हैं कि आरसीएम ने जब से कानून बना है आज तक एक बार भी अपना प्लान जो है वो चेंज नहीं किया किसी भी प्रकार से। 2011 में जब आरसीएम के ऊपर कार्रवाई हुई 2011 में, 2011 से लेकर 2012 का जो टाइम था आरसीएम के लिए बड़ा टफ टाइम था और ऐसा लग रहा था कि अगर आरसीएम के ऊपर बात से बंद हो जाती है तो दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का नाम ही मिट जाएगा। लेकिन जैसे सीता माता जी ने परीक्षा दे करके, अग्नि परीक्षा दे करके अपनी आपकी पवित्रता सिद्ध की थी, उसी प्रकार से आरसीएम ने 2011 में अपनी अग्नि परीक्षा दे करके एक सोने की उंगली के समान जैसे वो कुंदन बन जाता है एक सोना, उसी प्रकार से कुंदन बन के आरसीएम बाहर निकला और दुनिया को प्रूव करके लिखाया। और आरसीएम का आज जो रूप है ना सर उसको देख करके बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैरान है। अभी इसमें 2 चीज, एक तो फिक्की है सर, एक केपीएमजी है। केपीएमजी क्या है सर? केपीएमजी चार आपस में व्यवसायी लोग थे, 4 व्यवसायी लोग थे। उन लोगों ने ये जो जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक पत्रिका आती, न्यूज पत्रिका, अखबार आते हैं, अखबार के माध्यम से आप पूरी समाचार न्यूज जो आती है वो सारी पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से एक आता है सर उसको रोजगार समाचार आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
एम्प्लॉयमेंट न्यूज के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ कितने किस सेक्टर में क्या क्या रोजगार है। इसी प्रकार से केपीएमजी, ये 4 अलग अलग व्यक्ति थे, इन्होंने मिलकर के व्यवसाय शुरू किया था। और केपीएमजी ने खुद कहा है कि आने वाली सदी का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग है। केपीएमजी ने खुद ये कहा कि आने वाली सदी का सबसे बड़ा जो बिजनेस होगा वो डायरेक्ट सेलिंग होगा। और केपीएमजी ने कहा कि केपीएमजी और फिक्की ने कहा कि 64,500 करोड़ का साम्राज्य 2025 तक डायरेक्ट का होगा। जबकि अकेले टीसी छाबड़ा ने कहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपया, हजार करोड़ का व्यापार मैं अकेला आरसीएम के थ्रू करूंगा। तो उस व्यक्ति का विजन देखिए सर, कितना बड़ा विजन है उस व्यक्ति का। जिस आदमी के सामने 2011 में क्या था, उस व्यक्ति के सामने एक बात रख दी गई थी। मैं फैक्ट को कभी झुठलाता नहीं हूँ, जो बात सत्य होती है उसको कहना चाहिए। उस व्यक्ति के सामने 2 ऑप्शन रखे गए थे, या तो आरसीएम को बंद कर दो या इसका नाम चेंज कर लो। उस व्यक्ति ने कहा कि ना तो नाम चेंज करूंगा, ना मैं इसको बंद करूंगा, चलाऊंगा इसी नाम से, चलाऊंगा झपका चलाऊंगा। और इंडिया के अंदर आरसीएम पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है सर, हमें गर्व होता है, हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 1 साल बंद रहने के बाद भी सेम ऑफिस के साथ में, सेम नाम के साथ में, सेम सब अकाउंट नंबर के साथ में, सेम डिपो के साथ में दोबारा फिर से चालू हुआ है। आज तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है सर जो 1 साल बंद रहने के बाद में दोबारा से चली हो। ओनली आरसीएम का ऐसा उदाहरण है सर, जिसका मालिक के सामने ऐसा ऑप्शन रख दिया गया हो कि या तो इसको बंद करो या फिर इसका नाम चेंज करो। हम गर्व है कि हम ऐसी कंपनी के साथ में काम करते हैं, और हमें गर्व है कि हमारे साथ में ऐसे एमडी हैं जिसका विजन इतना बड़ा है। वरना सर अगर हम खुद के ऊपर हाथ रख के देखें, अगर हमारे को 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी जेल में डाल दिया जाए तो हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो हमारे को पुलिस वाले बोलेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अभी 28 जून को 28 मई को अनुराग ठाकुर ने, वित्त मंत्री जो वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने भी खुद डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कहा है कि इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि जहां पर लॉकडाउन के समय कहीं से भी हमारे पास टैक्स जमा नहीं हो रहा था, वहां से तो लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से आया है। और उन्होंने एक शायरी बोल करके अपनी इस बात की खत्म किया था। तो सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत शानदार है। इससे पहले रामविलास पासवान जी ने भी 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो तो डायरेक्ट सेलिंग से ही है, उसने, वरना तो हिलरी क्लिंटन वहां से जीतने वाले थे, जीते तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो उसकी खुद की अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देश के बहुत महान राष्ट्रपति, उन्होंने खुद कहा है कि अपने बच्चों को अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डालो। तो बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति है, उसने खुद कहा कि अगर मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए तो अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को करूंगा। इसको समझने की जरूरत है। यानी कि पहले जो अमेरिका जैसे देशों के अंदर, विकसित देशों के अंदर जो घटना घटी वो सेम यहाँ पर होने वाली है। अमेरिका के अंदर, विकसित देशों के अंदर बुलेट ट्रेनें पहले चली, 20 देश अभी भारत में इसको चलने की तैयारी है। मोबाइल वहां पर पहले आए भारत में, कुछ में एक बात अपने खुद से सोचो कि पहले मोबाइल किन लोगों के घर में, अमीर लोगों के घर में, फिर मध्य वर्ग में, फिर लोवेस्ट में। गैस सिलेंडर पहले किन के आए, पहले अमीर लोगों के, फिर मध्यम में, फिर लोवेस्ट में। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट तो विकसित देशों में चला था, विकासशील देशों में होना निश्चित है। यही बात हमारे साथ में भी हुई। अमेरिका के अंदर 3 साल के लिए बंद हुआ आरसीएम, हरियाणा, इंडिया के अंदर 1 साल के लिए बंद हुआ। मैं एक उदाहरण हरियाणा का देता हूँ। अभी कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में आया सर? चाइना में, विकसित देश है। भारत में आना निश्चित था, विकासशील देश है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज वहां पर होगी यहाँ पर वो होना निश्चित है। कोरोना वायरस भी नेटवर्क के महत्व को समझ चुका है। देखना सर, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के दौर में कोरोना वायरस भी नेटवर्क के मार्केट के महत्व को समझ चुका है। जो भी उसको नेटवर्क में आ जाता है, सिंपल सी बात है, उसको प्लान दिखा देता है। जो भी उसके संपर्क में आता है उसको प्लान दिखा के उसको ज्वाइन करवा देता है। अब उसको फॉलो करना ना करना वो उसकी बस की बात है। दूसरी बात, मैं मजाक की बात बोल रहा था, बुरा मत माना मेरी बात को। दूसरी चीज ये है सर कि जब इसका आगमन हुआ भारत के अंदर, तो चिट फंड कंपनियों के बारे में मैं बता दिया किस किस प्रकार से चिट फंड कंपनियां चली। अब मैं एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, मैं, हाँ, बीच में एक लाइन याद आ गई, मेरे को भूल गया था। हरियाणा के अंदर अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक चीज घोषित हुई कि अमेरिका के अंदर 1 साल के लिए सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, और जो बच्चे जिस क्लास में थे उससे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए। भारत सरकार देख रही थी क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो ही अमेरिका के अंदर हुआ, 1 से 1 महीने के बाद में अभी यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएशन बच्चे थे उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया।
जो बीए फर्स्ट में तो उनको सेकंड में प्रमोट कर दिया गया, सेकंड में तो उनको फाइनल वाले बच्चों को पास कर दिया गया है। इसी प्रकार से बोर्ड की क्लासेस के जो बच्चे थे जिनके एग्जाम नहीं हुए तो उनको भी पास करके नेक्स्ट क्लास में पास आउट कर दिया गया है। ये वर्ष 0 वर्ष होने वाला है एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि विकसित देशों में हो चुका है भाई। जो विकसित देशों में हुआ है वो विकासशील देशों में होना निश्चित है, लाजमी है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डायरेक्ट सेलिंग भी विकसित देशों में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, विकासशील देशों में होना निश्चित है, क्योंकि विकसित देशों के अंदर 3 साल तक एमबीए बंद रहने के बाद में कानून बना। इंडिया के अंदर 1 साल आरसीएम बंद रहने के बाद में कानून बना, और वो चीज फैक्ट है। हम झूठ बोल सकते हैं, गूगल झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ बोल सकता हूँ, जावेद झूठ बोल सकते हैं, और साथी जो है वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गूगल झूठ नहीं बोलता। फैक्ट तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं सर, तथ्य हमेशा सही होते हैं। अभी तो बहुत शानदार रूप इसका आना बाकी है सर, बहुत शानदार रूप आना बाकी है। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का स्वच्छ रूप आना बाकी है। अभी अभी तो देखो सर, आगे आगे होता है क्या। अगर